हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके हिंट्स जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़े से टफ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वो कैसे बनेंगे, उनका मतलब क्या होता है। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो एनसीईआरटी से हट के, यस, आज के जो लेक्चर है उसमें मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव लेवल जैसे कि जेई हो गया, नीट हो गया, इन सब कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस आने के चांसेस ना के बराबर है, नहीं ही आएंगे, इतना तो लिख लो। लेकिन स्टिल कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपने इन क्वेश्चंस को देखा भी नहीं होगा और ये थोड़े कंसेप्चुअल है। तो चलिए आज इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। For a dilute solution containing 2.5 gram of non-volatile solute in 100 gram water, the elevation in boiling point is 2 degrees Celsius. Take Na very less than Nb and Kb equals to 0.76 Kelvin kg per mole. Find the vapor pressure of solution at 100 degree Celsius. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सॉल्यूशन है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और 100 ग्राम ऑफ वाटर के साथ उसे मिक्स किया गया है। उसके कारण हम जानते हैं कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो उसके कारण बहुत सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, जैसे कि उनमें से एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है कितने का, 2 डिग्री सेल्सियस का। अब हमें बोला कि Na को वेरी लेस देन Nb लेना है और Kb का वैल्यू हमें दिया हुआ है। हमसे पूछा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वो सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसके कारण जो प्रेशर है उसका डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का एक साथ यूज़ बोला है। सबसे पहला हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। Ma मास ऑफ सॉल्यूट, ए हमेशा हम सॉल्यूट को ही डिनोट करेंगे जितने भी क्वेश्चंस बनाएंगे। तो Ma हमारे पास हो गया 2.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास नहीं है, नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं भी। डेल्टा टी भी 2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, Kb का वैल्यू 0.76 है। मास ऑफ सॉल्वेंट भी 100 ग्राम दे दिया है और इन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। और यहाँ पे हमें एक चीज़ अपने से कंसिडर करके चलना ही होगा, क्योंकि देखिए हमें अगर नहीं दिया हुआ है डेटा तो हम क्या करेंगे, P0। हम जानते हैं कि वाटर अगर हमारे पास लिया गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन है लेकिन छुपा हुआ है। कैसे, क्वेश्चन में हमें बोला कि एट 100 डिग्री सेल्सियस में हमें सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में हम जानते हैं कि वाटर जब बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस में तो उसका प्रेशर कितना होता है, 1 atm। 1 atm क्यों होता है, क्योंकि 1 atm उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जब हम कंटेनर ले रहे हैं एक, उसमें अगर वाटर है, अगर हम जानते हैं कि बॉयल कब करता है, कोई भी चीज़ बॉयल तब करता है जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। और हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में अगर हमसे पूछा है तो 100 डिग्री सेल्सियस में ये बॉयल करता है वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है, इसका मतलब उस समय जो 100 डिग्री सेल्सियस में जो इसका प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा। और हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm। इसलिए जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर का प्रेशर जो कि P0 होता है वो कितना हो गया, 1 atm हो गया। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें पूछा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आपको याद होगा हमने आपको दो फॉर्मूलेज बताए थे, क्या, डेल्टा P अपॉन P0 इक्वल्स टू Na अपॉन Nb। आई होप कि आपको याद होगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो फॉर्मूलेज थे, उसमें डेल्टा P अपॉन P0 भी इक्वल्स टू x से था, और x से जब हमारे पास Na वेरी लेस देन Nb दिया हुआ रहता है तब हम उसे सीधा Na अपॉन Nb लिख सकते हैं। और हमारे पास ये फॉर्मूला भी था, क्या, Ps अपॉन P0 b माइनस Ps इक्वल्स टू Nb अपॉन Na। हमसे क्वेश्चन में पूछा है Ps यानी प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो Ps पूछा हमसे, तो हम डेल्टा P निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा चल जाएगा हमारा आंसर। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे ताकि आप डायरेक्ट निकाल सके। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, Ps अपॉन P0 b माइनस Ps इक्वल्स टू Nb अपॉन Na। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें निकालना Ps है, P0 भी हमारे पास 1 atm दिया हुआ है, Ps हमें निकालना है। Nb होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और Na हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास है हमारे पास, मोलर मास भी है। अब Na निकालने के लिए मोल्स ऑफ ये चाहिए तो हमारे पास क्या नहीं है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं है।
अब हमें क्या चाहिए, Na चाहिए। इसका मतलब Na क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें इसका मतलब अभी चाहिए। अब देखिए हमारे पास और भी डेटा दिए हुए क्वेश्चन में, क्या दिए हुए, फालतू तो दिए हुए नहीं होंगे। हमारे पास डेल्टा टी बी इक्वल्स टू और के बी दिया हुआ है, डेल्टा टी बी और के बी दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जब भी डेल्टा टी बी की बात आएगी, इसका मतलब हमारे पास सीधा सीधी सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, क्या, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम। एम क्या है, मोलैलिटी है। अब हमारे पास आई जो है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इसलिए आई को हम 1 ले लेते हैं। तो डेल्टा टी बी हमारे पास कितना हो गया, 2, आई 1 हो गया। के बी हमारे पास गिवन है 0.76 और एम होता है मोलैलिटी यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मान लीजिए वो x है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम। उसे केजी में करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.5 अपॉन एक्स इंटू 0.1 सॉरी 2.5 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 0.1। पॉइंट को हम हटाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाता है, तो ये कट गया। तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। x कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.5 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 0.76, एक यहाँ पे छूट गया, 0.76 हमारा यहाँ छूट गया था। तो हमारे पास x का वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। अब हम जानते हैं हमारे पास x क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। अब हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी अवेलेबल है, तो हम इस फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, पी एस अपॉन पी नॉट बी माइनस पी एस इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। एन बी क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट था और मोल्स ऑफ सॉल्यूट था। अब हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 100 अपॉन 18 और मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। और हमें पी नॉट भी 1 ATM हमारे पास है ही, तो उससे क्या आ जाएगा, पी एस। सो आसान क्वेश्चन था ना भाई, क्वेश्चन आसान था, ठीक है। आपको हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं। हाँ, क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछेंगे भी कॉम्पिटिटिव में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे, लेकिन देखने में थोड़े से अजीब लगेंगे क्योंकि हम पहली बार उसे देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट बात बताए थे, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हमारा 1 ATM इक्वल्स टू 1.013 बार इक्वल्स टू 10 बार 5 पास्कल इक्वल्स टू 760 mm Hg के बराबर होता है। अब अगला है हमारे पास बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ 3 ATM इज अप्लाइड ऑन सरफेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 0.11 मोलर टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अनदर साइड चैम्बर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 0.01, फाइंड द एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0.11 m का जो कंटेनर है, 0.11 m का जो ये कंटेनर है, उसके ऊपर हम पिस्टन के ज़रिए प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं। कितना का प्रेशर, 3 ATM का प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, ताकि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, हम जानते हैं कि जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है। कहाँ से कहाँ होता है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देखिए यहाँ पे कम है, वहाँ से यहाँ होता है। और हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, कितना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ताकि ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो रुक जाए। और अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा करते हैं तो इस साइड जो फ्लो हो रहा था वो अब बदल के इस साइड होने लगता है, ठीक है। आई होप कि आपको याद होगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास 0.11 m का जो ये था, उसमें हमने पिस्टन के ज़रिए प्रेशर लगाया जिसके अनदर चैम्बर में, जिसके कारण 0.01 m वाला जो फ्लो था सॉल्वेंट का वो रुक जाता है। तो कुल मिला के हम देख ले कि हमसे टेम्परेचर पूछा गया है, हमारे पास अलग अलग कंटेनर दिए हुए जिसके कंसंट्रेशन भी गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, पाई इक्वल्स टू 3 ATM। हमें बोला गया कि 3 ATM प्रेशर पे वो रुक जाता है, 3 ATM प्रेशर पे, यानी कि पाई कितना हो गया, 3 ATM। C1 कंसंट्रेशन ऑफ दिस कंटेनर इज 0.11, C2 इज 0.01 एंड R जो गैस कांस्टेंट होता है वो 0.08। और टेम्परेचर हमें निकालना है। आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपके पास जो एग्जांपल लिया था वो 2 कंटेनर का इसी तरह करके लिया था, क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। उसमें भी मैंने पिस्टन लगाया था, लेकिन आपको याद होगा कि जब हम उसके बारे में पढ़े थे तो वो हम थोड़ा सा आइडल केस पढ़े थे, जिसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट ले रहे थे और यहाँ पे सॉल्यूशन ले रहे थे, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट ले रहे थे और यहाँ पे हम सॉल्यूशन ले रहे थे, जिसके कारण हमारे पास जो फॉर्मूला आया था पाई इक्वल्स टू CRT आया था, CRT आया था। और C क्या था, इसका कंसंट्रेशन था C, ठीक है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास
ये प्योर सॉल्वेंट नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा मोलैरिटी है, इसमें भी थोड़ा सा सॉल्यूट है, दोनों में सॉल्यूट है, दोनों की मोलैरिटी है। तो अब क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं, फॉर्मूला तो अभी भी वही रहेगा, बस ज़रा सा चेंज आएगा। क्या? पाई इक्वल्स टू C2 माइनस C1 RT। ठीक है, तो हमारे पास सॉरी C1 माइनस C2 RT। ठीक है, बस इसी को हम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट हमने प्योर लिया था, यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट प्योर नहीं है। देखा, क्वेश्चन आसान था। अब हमारे पास C1 C2 है, R है, हमें T निकालना है और पाई भी गिवन है, तो यहाँ से T नहीं आ जाएगा? आ जाएगा भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आ जाएगा। तो फाइनली जो इसका टेम्परेचर आता है वो टेम्परेचर आता है आपका 375 केल्विन। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास इतना ही आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखा, क्वेश्चन आसान था लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। अगर आपने अच्छे से हमारे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1 liter of urea solution is mixed with 2 liter of 0.3 m NaCl solution both at same temperature. Find its osmotic pressure. ये अगेन हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, जिसमें हमने क्या देख रहे हैं कि 1 लीटर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन लिया गया है और 2 लीटर ऑफ 0.3 मोलर NaCl सॉल्यूशन, दो सॉल्यूट के सॉल्यूशंस लिए गए हैं, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया है और सेम टेम्परेचर पे ही मिक्स किया गया है। हमसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पास टेम्परेचर T गिवन है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो T के टर्म्स में ही आएगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं सबसे पहले गिवन क्या क्या हम वो देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास पहले वॉल्यूम V1, पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर था, सेकेंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर था, पहले सॉल्यूशन का मोलैरिटी 1 मोलर था और सेकेंड सॉल्यूशन का मोलैरिटी 0.3 मोलर था। ठीक है, इनिशियली M1I का मतलब है M1 इनिशियली और M2 इनिशियली। इनिशियली हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पहले इनका अलग अलग सॉल्यूशन था, 1 मोलर 1 लीटर का, ठीक है, 0.3 मोलर 2 लीटर का। अब हम जब इन्हें मिक्स कर दे रहे हैं तो इनका वॉल्यूम, जो फाइनल वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का, वो चेंज हो जाएगा। अब भाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा तो इनका कंसंट्रेशन भी चेंज होगा ही होगा। अब सेकंड हमारे पास हम देख सकते हैं कि यूरिया दिया हुआ है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? N2H4CO। अब हम जानते हैं ये I लिखा हुआ है, ठीक है, I, तो हम जानते हैं N2H4CO जो यूरिया होता है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं जिसके कारण वो टूटते नहीं है, जिसके कारण उसका I वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और NaCl में तो हमने कितनी बार देखा है, NaCl तो इतना ज़्यादा आयोनिक है, सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, जिसके कारण वो डिसोसिएट हो जाता है, जिसके कारण उसका I वैल्यू क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो निकालते हैं। ये हो गया हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन और ये हो गया फाइनल कंसंट्रेशन, सॉरी फाइनल कंसंट्रेशन अभी निकालेंगे। सो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन था, मान लेते हैं कि 1 मोल प्रेजेंट था 1 लीटर में, तब हमारे पास अभी भी यूरिया का सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने होंगे? 1 होंगे, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है अब ज़्यादा हो गया, 2 लीटर प्लस 1 लीटर, तो 1/1 + 2, तो मोलैरिटी ऑफ न्यू मोलैरिटी ऑफ यूरिया हो गया 3। इसी तरह हम जानते हैं कि NaCl का पहले कंसंट्रेशन कितना था? 0.3 मोल्स थे, और अब क्या हो गया? वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण 0.3/2 + 1 कितना हो गया? 0.3/3। इसे अभी हम काट नहीं रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल कंसंट्रेशन। अब आपको याद होगा हमने बताया था कि जब ज़्यादा अलग अलग टाइप के सॉल्यूट हम मिलाते, अलग अलग टाइप के सॉल्यूट मिलाते, तो हम क्या करते हैं, उनके जो पाई वैल्यू है उन्हें ऐड कर देते हैं। पाई = ICRT हम जानते होता है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग है तो हम इसे अलग अलग ऐड कर देते हैं। ICRT1 + ICRT2, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए है। देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर T हमारे पास गिवन है, R तो हमारे पास गैस कांस्टेंट है तो वो तो हमेशा अवेलेबल रहता ही है। बचा I और C, I हमने देख लिया यहाँ पे, और C जो है चेंज हो गया था। अगर आप यही C वापस बैठा देते 1 और 0.3 तो ये गलत आ जाता। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल अगर आपने अच्छे से स्टोइचियोमेट्री का चैप्टर किया होगा और हमारे लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो आपको ज़रूर समझ आया होगा अच्छे से, और आपसे बना भी होगा, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास C है, I है, और हम जानते हैं कि P = ICRT होता है, और हमसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है, अलग अलग सॉल्यूट है, इसलिए हम इसे इस तरह ऐड करते हैं। तो I का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, C यहाँ पे हमारे पास 1/3 हो गया, और RT को हम क्या करते हैं ना, RT एज यूजुअल रहने देते, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका I कितना हो गया 2, C कितना हो गया 0.3/3, और RT हमने कॉमन निकाल लिया। इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 0.73 RT। आप इसे सॉल्व कीजिएगा। देखा कितना आसान क्वेश्चन था,
आई होप कि आपको सब समझ आ रहा होगा अच्छा से, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें, आपको ज़रूर समझ आएगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई और डाउट है, कोई छोटा मोटा डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके 1-to-1 इंटरेक्शन के ज़रिए आराम से कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी डाउट, चाहे ये इस चैप्टर से रिलेटेड हो चाहे ना हो, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, अच्छा छोड़ो इस बार नहीं बोलूँगा, 1.5 लाख रुपए का मटेरियल है, जो गवाएगा वो बेवकूफ़ है, ऐसा मैं इस बार नहीं बोलूँगा। तुम्हारी मर्जी, लेना है लो। चलिए रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, 1 kg ऑफ वाटर इज मिक्सड विद सुक्रोज इज कूल्ड एंड मेंटेन्ड एट -4 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच आइस विल सेपरेट इफ वी एडेड 0.75 मोल्स ऑफ सुक्रोज इन द सॉल्यूशन। हमसे क्या बोला गया है कि वाटर का, जैसे हम जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 0.75 मोल्स ऑफ सुक्रोज ऐड कर रहे हैं, 0.75 मोल्स ऑफ सुक्रोज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि -4 डिग्री सेल्सियस पे ये सारा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जा रहा है, और हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर फ्रीज हो जाता है। इसका मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है फ्रीज हो गया होगा, आइस बन चुका होगा, और कुछ नहीं बना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कितना का है, -4 डिग्री सेल्सियस, Na कितना है 0.75, Kb हमारे पास 1.86 है। हम जानते हैं कि हमारे पास अगर टेम्परेचर है, Kf है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो लगाना ही है किसी तरह, डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अभी जो हमारा टेम्परेचर हम देख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन है -4, तो हम जानते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर का जो चेंज आया है, टेम्परेचर का चेंज वो 4 डिग्री सेल्सियस का है। इसका मतलब 4 इक्वल्स टू I, हम जानते हैं अभी हमारे पास कुछ डेटा नहीं है, सुक्रोज है, सुक्रोज का I हम क्या ले लेंगे 1, KF हमारे पास गिवन है कितना 1.86। अब बचा मोलैलिटी इनटू मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 0.75 गिवन है, और मास ऑफ सॉल्वेंट, भाई यहाँ गलती मत कर देना, 1 kg ऑफ वाटर तो हमने लिया था, लेकिन हम जानते हैं कुछ वाटर जो है फ्रीज हो गया है, तो कुछ बचा हुआ भी होगा। अगर कुछ बचा हुआ है तभी, क्योंकि वो सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो मतलब कितना बचा है वो तो हमें नहीं पता, वो x ही होगा। इससे हम क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए x आ गया 0.5 kg, तो इसका मतलब क्या होगा कि 0.5 kg ऑफ वाटर जो है अभी अवेलेबल है हमारे पास, जो सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहा है। अब हम जानते हैं कि 1 kg हमने पहले लिया था, उसमें से 0.5 kg डिजॉल्व कर रहा है किसको, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, सुक्रोज को। अगर इसे डिजॉल्व कर रहा है, इसका मतलब कितना आइस बन चुका है 0.5 kg। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कितना आइस सेपरेट आउट हो जाएगा, मतलब कितना वाटर आइस बन चुका होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कितना आइस आ गया 0.5 kg, और ये जो 0.5 यहाँ से आया है, ये है हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो अभी बचा हुआ है। समझा, समझ में आया आपको। देखिए यहाँ पे जो x हमने 0.5 लिया, ये एज्यूम किया है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हमारे पास है ये एक अगला नया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जी हाँ, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं अगले लेक्चर में इसका सॉल्यूशन अपलोड करने ही वाला हूँ, ठीक है। ट्राई कीजिएगा कि आपसे बने। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड वाटर एंड नाइट्रोबेंजीन बॉइल्स एट 372 केल्विन एंड वेपर प्रेशर एट दिस टेम्परेचर आर 98.4 किलो पास्कल for water and 3.6 kilopascal for nitrobenzene. If mass ratio of nitrobenzene and water is 1:6, find 1:x, find x. तो हमसे क्या फाइंड करने बोला x, इसका मतलब हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, मास रेशियो ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा। देखिए ये किसका क्वेश्चन है, एजियोट्रॉप्स का क्वेश्चन है। आपको याद होगा एजियोट्रॉप्स में मैंने आपको बताया था कि जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो उनका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमारे पास टेम्परेचर 372 केल्विन दिया हुआ है, P0 ऑफ वाटर दिया हुआ है, P0 ऑफ नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है। सीधा सीधी रॉल्स लॉ ही लगेगा, आप ट्राई कीजिएगा, आपसे ज़रूर बनेगा। थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस, आई होप कि आपको समझ आया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक, सब कुछ फ्री है भाई।